मिनिमम कार्बन वाला, पोजीशन आइसोमर वाला, यही पढ़ा था आप सबने? अच्छी बात है। क्या बोले थे? क्वेश्चंस करने के लिए बोले होंगे। हाँ भाई बैठो। तो आपने क्वेश्चंस कर लिया जो कल दिया था? कार्बोक्सिलिक एसिड में मिनिमम कितने कार्बन चाहिए टू शो पोजीशन आइसोमर? लिखो, कल मैंने दिया था कार्बोक्सिलिक एसिड में पोजीशन आइसोमर वाला, है ना? और मैंने बोला था जब भी पोजीशन आइसोमर में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन के क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले सबसे छोटा कंपाउंड बनाना है और फिर देखना है पोजीशन चेंज करके। तो मैंने सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, वो ये बना। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का पोजीशन चेंज हो सकता है? एक कार्बन में नहीं पॉसिबल है। फिर मैं थोड़ा सा एक कार्बन एक्स्ट्रा करके देखा, क्या अब कार्बोक्सिलिक एसिड का पोजीशन बदल सकता है? क्या कभी भी पोजीशन बदल सकता है कि नहीं? नहीं बदलेगा। बदल के दिखाता हूं। तो अभी देखो, क्या आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, पोजीशन अभी बदल सकता है? सेम आ जाएगा। अब देखो, CH3 CH2 CH2 COOH, क्या अभी पोजीशन बदल सकता है? एक बार बदल के देखते हैं। आप कह रहे हो कार्बन नंबर 1 पे लगा है, आप सोच रहे हो यहां लगाने के लिए, यही सोच रहे हो कि बीच में लगा दो, बट ये तो चेन आइसोमर हो गया। यहां 4 कार्बन है, वो 3 कार्बन हो गया, वो तो चेन आइसोमर हो गया, है ना? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि पोजीशन आइसोमर आपको बनाना है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में, जैसे कि एल्डिहाइड में, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में, जैसे कि सल्फोनिक एसिड में, तो हमेशा क्या होगा बच्चों? ब्रांच बनेगा। सबसे पहले ब्रांच बनेगा। अब ब्रांच में आप देखना, ब्रांच में मान लो मैंने यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया है, अब अगर मैं यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड ला दूं, क्या अब चेंज हो गया पोजीशन? क्या अब चेंज हो गया पोजीशन? तो कभी भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हो या टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हो तो वो ब्रांच में उसकी पोजीशन चेंज की जा सकती है। तो हाउ मेनी मिनिमम कार्बन इज रिक्वायर्ड टू चेंज पोजीशन? 5। एल्डिहाइड में भी कितना होगा? बना के देखो और बताओ। बताता हूं, पहले एल्डिहाइड वाला बनाओ फिर बताता हूं। आज आपको पढ़ना है, चेन हो गया, पोजीशन हो गया, मिनिमम कार्बन हो गया, मेटामर हुआ था, रिंग चेन हुआ था, फंक्शनल आइसोमर हुआ था। चलो, मतलब यहां तक हुआ था। चलो भाई, हाँ, क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू शो पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया था कल, बताना जल्दी से? एल्डिहाइड दिया था। अब ध्यान देना, मैंने बोला था जब भी पोजीशन आइसोमर का क्वेश्चन आ जाए, जब भी पोजीशन आइसोमर का क्वेश्चन आए, आपको सबसे छोटा एल्डिहाइड बनाना है और फिर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदलना है, यही बोला था। तो सबसे छोटा एल्डिहाइड आप बनाओ। क्या ये बन रहा है? एक कार्बन का एल्डिहाइड है, एक ही कार्बन है, पोजीशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है? अब आप एक काम करो, इसको ऐसे लिखो, HCHO, सबसे छोटा एल्डिहाइड यही है, CHO का पोजीशन बदल नहीं सकता है। एक काम करते मैं दूसरा एल्डिहाइड बनाता हूं, एक बड़े कार्बन का एल्डिहाइड बनाता हूं,
इसका भी पोजीशन नहीं बदल पाओगे भाई। इस CHO को उठा के कहां लगाओगे आप, एक ही जगह ही है, तो पोजीशन नहीं बदल पाएगा। आप कोशिश करो इसमें करने की, क्या पोजीशन बदल पाएगा? पहला कार्बन है, यहां लगाओगे तो भी पहले कार्बन पे आ जाएगा, तो पोजीशन यहां भी नहीं बदल सकते। एक और कार्बन बढ़ा के देखते हैं। एक और कार्बन जब आप बढ़ाओगे तो आप देखो क्या पोजीशन बदल सकता है। आपको मन में आ रहा होगा कि पोजीशन बदल सकता है, मैं करके बताता हूं। CH3 CH यहीं पे लगाने का मन कर रहा होगा, बीच वाले पे, और फिर यहां पे CH3 करने का मन कर रहा होगा। लेकिन आप देखोगे इसमें कितने पेरेंट चेन है? 4 कार्बन का पेरेंट चेन है। इसमें कितने कार्बन का पेरेंट चेन है? तो क्या ये पोजीशन आइसोमर थोड़ी हुआ, ये तो चेन आइसोमर बन गया। और चेन आइसोमर में ही तो टी बनाते थे, तो यही तो बना है वो। तो ये पोजीशन आइसोमर पूछा है, ये नहीं होगा आंसर। जब भी टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हो और उसमें पोजीशन आइसोमर पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपको ब्रांच पे बनाना पड़ेगा। अब एक काम करता हूं, मैं ये बना लेता हूं सबसे पहले। CH3 CH CH3 मिनिमम कार्बन कितना चाहिए ब्रांच के लिए? 4 चाहिए। और यहां पे मैंने इस बार एल्डिहाइड लगाया इस कार्बन पे। अब क्या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल जाएगी? अब आप इस टर्मिनल कार्बन से हटा के बीच वाले कार्बन पे CHO लगा दो। अब देखोगे तो आपके पास पोजीशन आइसोमर जनरेट हो गया। मिनिमम कितने कार्बन चाहिए टू शो पोजीशन आइसोमर इन एल्डिहाइड? 5। जब भी टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है और पोजीशन आइसोमर शो करवाना है, तो आपको ब्रांच बनाना पड़ेगा। ब्रांच में ही टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज की जा सकती है। ठीक है, आप जब भी स्ट्रेट चेन में इसकी पोजीशन चेंज करोगे, चेन आइसोमर बन जाएगा। ठीक है ना, कार्बन को यहां इधर लाओगे तो वहां से पेरेंट चेन बन जाएगा। जब ये स्ट्रेट चेन में बनाओगे तो वो चेन आइसोमर बन जाएगा। हमें पोजीशन आइसोमर करना है, पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बदलना है। और पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप तभी बदलेगा जब आपके पास ब्रांच हो। ठीक है, पेरेंट चेन, इसमें पेरेंट चेन हो जाएगा 4 कार्बन का, 1 2 3 4। इसमें पेरेंट चेन होगा 3 कार्बन का। तो आपके हिसाब से ये चेन आइसोमर हो गया। कार्बोक्सिलिक में भी यही हो रहा है, उसमें भी चेन आइसोमर लगा रहा है। छह में नहीं होगा, होगा तो 5 में ही। सोचने दो, होगा ब्रांच में ही, होगा 5 में ही। अगर मैं इसको सेकंड की जगह मैं कहीं और लगाता हूं तो फिर टर्मिनल नहीं होगा, तो फिर सारे ही सेम हो गए। अगर मैं इसको यहां लगा दूं, इस कार्बन के बजाय यहां लगा दूं, तो सेम ही हो गया ना, तीनों मिथाइल तो सेम ही है। और यहां पे एक तो पहले CH2 लिखो। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सेम हो रहा है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में भी आता तो 5 ही कार्बन है, होगा ब्रांच में ही, पोजीशन आइसोमर है। मान लो मैं ये बनाता हूं 1 2 3 4 और इसी को 1 2 3 4, इसमें मैं एल्डिहाइड बना रहा हूं और मैं इसको फर्स्ट कार्बन से उठा के, हालांकि तीनों कार्बन सेम है, एक काम करते हैं, अगर मैं इसको 6 कार्बन का बनाता हूं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, और मैं अभी एल्डिहाइड लगाता हूं। अब एक बार पोजीशन चेंज करके देखो, लेकिन जैसे ही मैं पोजीशन चेंज करूंगा, हाँ अब हो जाएगा। अगर मैं पोजीशन, लेकिन अभी भी तो 1 ही है, बट 2 पे ब्रांच आ गया, 1 2 3 4 5, अब हो जाएगा। बट द आंसर इज 5, 6 क्यों आ रहा है? मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड, वही कह रहा हूं, ब्रांच को काउंट करते हैं। एक सेकंड दिखाओ, चेन आइसोमर हो गया, वो चेन हो गया, पेरेंट चेन ही बदल गया। मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन एल्डिहाइड टू शो पोजीशन आइसोमर, होता तो 5 ही है, 5 में होगा कैसे? एक बार 1 2 3 4, काउंट करो, CHO लगा दो 5, यहां से हटा के यहां लगाएंगे, चेन आइसोमर हो गया। ब्रांच में ही लाना पड़ेगा 4,
और एक कार्बन यहां लगा दो CHO। अगर मैं इसको उठा के यहां लगा दूं, अगर मैं इसको उठा के यहां लगा दूं, सेम ही हो जाएगा ना? नहीं, अबे गधो, सेम नहीं हो रहा है वो। देखो 1 2 3 4 यहां पे CHO लगाया, अगर मैं उसको उठा के यहां पे लगा दूं, सेम हो रहा है क्या? यहां पे ब्रांच 3 पे आ रहा है और नीचे भी ब्रांच 3 पे आ रहा है। हाँ यार, कुछ तो एरर है, कहां एरर हो रहा है? होगा 5 कार्बन ही होगा, ब्रांच ही। लेट मी थिंक, गिव मी 1 मिनट। 5 कार्बन है, पोजीशन आइसोमर से करवाना है, अगर मैं वहां ले जाऊंगा तो चेन आइसोमर हो जाएगा। ब्रांच को इधर शिफ्ट कर दें, 1 2 3 4, ब्रांच को शिफ्ट कर दें, ब्रांच को यहां लाएं। ये कह रहे हो आप? क्या ये दोनों पोजीशन आइसोमर है? नहीं, आइडेंटिकल कहां है? सही तो है। अब देखो, अब हो गया, लेकिन ब्रांच के चेंज करने से हुआ, फंक्शनल ग्रुप के चेंज करने से नहीं हुआ। मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड टू शो पोजीशन आइसोमर इन एल्डिहाइड, आंसर 5 ही होगा। नेट गलत लिखते हैं, नेट पे क्या लिखते हैं? पोजीशन आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करता एल्डिहाइड का। ऐसे 1000 एग्जांपल हम कर चुके हैं। होगा यही वाला जो अपन लास्ट में किया ना, ये चेंज करके, ये दोनों। टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं? 5। एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर ही है, लेकिन यहां पोजीशन आइसोमर फंक्शनल ग्रुप के नाम बदलने से, ब्रांच के बदलने से हो रहा है तो पोजीशन आइसोमर ही। तो ये सारा चीज मिटा के वापस वही लिखेंगे कि मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन एल्डिहाइड टू शो पोजीशन आइसोमर इज 5, बट यहां पे जो पोजीशन आइसोमर आएगा वो ब्रांच के बदलने से आएगा, नॉट फंक्शनल ग्रुप के बदलने से। चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यही होगा, अभी बता रहा हूं। जैसे मान लो आपके पास ये 4 कार्बन में तो नहीं हुआ, 5 कार्बन में बना के देखते हैं। ये आपके पास बनेगा सबसे पहला। अगर मैं इसके ब्रांच को बदल दूं तो CH3 CH2 CH, ये आ जाएगा आपके पास। दिस इज द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। ये दोनों कंपाउंड हो गए, ये दोनों आइसोमर दिखाएंगे। अब सेम मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में बना के बता देता हूं। दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए पोजीशन आइसोमर? सबसे पहले सबसे छोटा बनाएंगे, सबसे छोटा बनाया 1 कार्बन का HCOOH। फिर मैंने इसमें तो कोई पोजीशन नहीं बदल सकता है, फिर मैंने एक और कार्बन बढ़ा दिया, इसमें भी पोजीशन नहीं बदल सकता है, फिर मैंने एक और कार्बन बढ़ाया, इसमें भी कोई पोजीशन नहीं बनाया जा सकता, फिर मैंने एक और बढ़ा के देखा, इसमें भी कोई भी पोजीशन नहीं बनाया जा सकता। बट जैसे ही मैंने 5 कार्बन में गए, जैसे ही मैं 5 कार्बन में गया, 5 कार्बन में पोजीशन चेंज किया जा सकता है ब्रांच का, 2 3 4 और यहां पे बन जाएगा 5। COOH, यहां पे CH3 लगा लीजिए। इसका मैं पोजीशन आइसोमर बना लेता हूं, मिथाइल को इधर शिफ्ट करके, CH3 CH2 CH, नीचे चले जाओगे CH3, इधर COOH। पोजीशन आइसोमर शो करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड इज 5 कार्बन। बस यहां पे ध्यान रखना है कि जो पोजीशन आइसोमर आ रहा है वो एल्काइल ग्रुप को शिफ्ट करने से आ रहा है, नॉट द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन था? साइनाइड, सिमिलर ही होगा, उसको भी करके देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, साइनाइड। साइनाइड में कितने कार्बन चाहिए टू शो पोजीशन? सबसे छोटा साइनाइड क्या बनेगा? क्या HCON बनेगा? सबसे छोटा साइनाइड यही है? रॉन्ग है। सबसे छोटा साइनाइड, साइनाइड में बेटा H नहीं लगता है, फंक्शनल ग्रुप पढ़ाते हुए याद कराया था, R लगता है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N लगेगा। इसमें साइनाइड की पोजीशन आप नहीं बदल पाओगे। एक और मैं बना देता हूं कार्बन ऐड करके, इसमें भी आप CN को यहां से यहां नहीं बैठा सकते,
एक और आप करोगे यहां पे CN लगाओ, तो फिर इसमें भी आप CN की पोजीशन नहीं बदल पाओगे, या बदल पाओगे? चेन आइसोमर हो जाएगा, नहीं बदल पाओगे। फिर इसको करोगे CH3 CH, अगर मैं 5 कार्बन का चेन ऐसे बना रहा हूं, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, और फिर आप क्या करोगे CH3 CH2 CH, देखो मिथाइल को मैंने शिफ्ट कर दिया, मिथाइल की पोजीशन बदल गई। मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन साइनाइड टू शो पोजीशन आइसोमर 5। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, नोट डाउन कर लीजिए। और कोई था? नहीं, गुड। जल्दी फटाफट लिखो। हो गया? लिखो हेडिंग रिंग चेन आइसोमेरिज्म। हेडिंग आएगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं RCI। रिंग चेन आइसोमेरिज्म और RCI। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में देखो जरा, नाम अच्छे से देखो, नाम में ही क्लियर है कि आइसोमर में 2 कंपाउंड जो हैं उसमें से एक कंपाउंड तो रिंग होगा और दूसरा कंपाउंड ओपन चेन बना रहा होगा। एक कंपाउंड रिंग है, दूसरा ओपन चेन होगा। देखो सबसे पहला पॉइंट, क्या सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला होने वाला है? सेम जनरल फॉर्मूला होने वाला है? सेम इंपेरिकल फॉर्मूला होगा? सेम मोलिक्यूलर वेट भी होगा? सेम वेपर डेंसिटी भी होगा? सेम परसेंटेज कंपोजिशन भी होगा? सेम DU भी होगा? ये सारी चीजें सेम होगी, लेकिन डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंट आपके पास आएगा डिफरेंट कनेक्टिविटी। व्हाट इज डिफरेंट कनेक्टिविटी? डिफरेंट कनेक्टिविटी का मतलब यहां पे आएगा, वन कंपाउंड इज क्लोज चेन, इसका कनेक्टिविटी अलग है। वन कंपाउंड इज क्लोज चेन, जिसको हम बोलते हैं रिंग। वन कंपाउंड इज क्लोज चेन, जिसको हम बोलते हैं रिंग। अदर कंपाउंड इज ओपन चेन, जो दूसरा कंपाउंड है वो हो जाएगा। यही डिफरेंट है इसमें, एक ओपन चेन है और एक क्लोज चेन है, बस यही डिफरेंस है। एक ओपन चेन है और एक क्लोज चेन है, यही डिफरेंस है। सो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम जनरल फॉर्मूला, DU भी सेम है, ध्यान रखिएगा। DU भी सेम ही होना पड़ेगा। अगर DU सेम नहीं हुआ, हाइड्रोजन का नंबर बदल जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला बदल जाएगा, आइसोमेरिज्म ही नहीं हो पाएगा। DU सेम है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में जो DU होता है, मिनिमम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होना पड़ेगा। रिंग चेन आइसो, क्योंकि रिंग बन गया ना, रिंग का DU 1 होगा, रिंग का DU 1, मिनिमम DU 1 होगा। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बट RCI के लिए मिनिमम DU इज 1। एक और पॉइंट आता है, जितने भी रिंग चेन आइसोमेरिज्म है सारे फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं। ऑल RCI आर फंक्शनल आइसोमर्स। व्हाट डज EF? एम्पिरिकल फॉर्मूला। रोज पूछना, एक दिन MF पूछ लेना कल। यहां भी आ जाएगा कि क्या बता रहा था भाई? एक तो यार तुम ऐसी ऐसी सवाल ना पूछा करो यार, तो भटका देते हो। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में मिनिमम DU इज 1। फिर मैं बता रहा था
सारे के सारे रिंग चेन आइसोमेरिज्म फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। ऑल आरसीआई आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म आर ऑल्सो एफआई, मतलब सारे के सारे रिंग चेन आइसोमर्स जो हैं वो फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। सारे के सारे रिंग चेन आइसोमर जो होते हैं वो फंक्शनल आइसोमर होते हैं। बट अगर मान लो आरसीआई है तो एफआई भी होगा। आंसर क्या लिखोगे? प्रायोरिटी रूल फॉलो करना होता है। जब भी एक से ज्यादा आ जाए प्रायोरिटी रूल फॉलो करना होता है। और प्रायोरिटी रूल कल लिखवाया था क्या? आरटीएफएमसीपी लिख लीजिएगा, प्रायोरिटी रूल। अब बता देता हूं प्रायोरिटी रूल, समझ लो इधर। आर का मतलब होता है रिंग चेन आइसोमर्स। अगर एक से ज्यादा आ जाए, रिंग चेन भी है टॉटोमर भी है, रिंग चेन बोलोगे। रिंग चेन भी है फंक्शनल भी है, रिंग चेन बोलोगे। रिंग चेन भी है मेटामर भी है, रिंग चेन बोलोगे। अगर एक से, जैसे मान लो चेन भी है पोजीशन भी है, तो चेन बोलोगे, जो सीनियर है उसको बोलते हैं। जैसे फंक्शनल भी है चेन आइसोमर भी है, फंक्शनल आइसोमर बोलोगे। जैसे टॉटोमर भी है मेटामर भी है, टॉटोमर बोलोगे। तो जो भी आपके पास सीनियर फंक्शनल ग्रुप है उसको लिखते हैं। जब एक से ज्यादा आइसोमर्स हो रहे हो हमेशा सीनियर आंसर में होता है। एक से ज्यादा आइसोमरिज्म आंसर आ रहा है तो हमेशा सीनियर आंसर में होता है। एम का मतलब आपके पास मेटामर है, सी का मतलब यहां पे सीआई है, और पी का मतलब बेटा यहां पे पीआई है। अगर एक से ज्यादा आइसोमर आ रहे हैं, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन में चेन आइसोमर भी होता है पोजीशन आइसोमर भी होता है, लिखते चेन है क्योंकि सीनियर आइसोमर है वो, ठीक है। अगर फंक्शनल भी है चेन भी है, फंक्शनल आइसोमर लिखेंगे। अगर रिंग चेन, अभी इसीलिए बोला कि सारे के सारे रिंग चेन क्या होते हैं? फंक्शनल। बट आंसर क्या होगा? रिंग चेन, बिकॉज रिंग चेन इज सीनियर। इसको याद करने का बड़ी अच्छी तरीका है, भूल जाते हैं लोग। रोहित और तान्या है दो लोग, फिर मिले केमिस्ट्री पढ़ने। फिर है क्या यहां पे? फिर मिले केमिस्ट्री पढ़ने, ठीक है। आरटीएफएमसीपी ज्यादा आसान था मेरे हिसाब से, बट फिर भी अब ठीक है ना, आपको ज्यादा अच्छा तो मिलने में लग रहा है। लिख लीजिए, जब भी एक से ज्यादा, एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा आंसर आ रहे हो आइसोमर्स के, एक से ज्यादा आइसोमर दिख रहे हैं, तो हमेशा सीनियर फंक्शनल ग्रुप, सीनियर आइसोमर लिखना है। सीनियर आइसोमर है, आर सबसे सीनियर है, फिर टी, फिर एफ, फिर एम, फिर सी, सबसे छोटा होता है पोजीशन आइसोमर। अब रिंग चेन आइसोमर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट से उस क्वेश्चंस को भी अपन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
आपके मन में डाउट आ रहा होगा, बताता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्या मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यहां भी 3 कार्बन, यहां भी 3 कार्बन। क्या ड्यू सेम है? ड्यू भी सेम है। रिंग का ड्यू होता है 1, डबल बॉन्ड का ड्यू भी होता है 1, ड्यू भी सेम है। मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ड्यू सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? एक ओपन चेन है, एक क्लोज चेन है। क्या इसको मैं आरसीआई बोल दूं? क्वेश्चन नंबर सेकंड में ड्यू कितने हैं? पाई बॉन्ड प्लस रिंग होता है ड्यू, पाई बॉन्ड प्लस रिंग होता है ड्यू। बेट क्या यहां पे लिख दूं नॉट आइसोमर्स? क्योंकि ड्यू सेम होना पड़ेगा आइसोमरिज्म में। अगर आइसोमर है तो ड्यू होगा सेम, अगर ड्यू सेम नहीं हो रहा है तो आइसोमर नहीं है। जैसे इसका ड्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं कितना आ रहा है 1, अगर इसका ड्यू कैलकुलेट करूं 2, तो दोनों दोनों का ड्यू अलग अलग है। दोनों अगर ड्यू अलग है तो आइसोमर ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ड्यू कितना है? पाई बॉन्ड प्लस रिंग करके 2 आ रहा है, इसका ड्यू पाई बॉन्ड प्लस रिंग करके 2 आ रहा है, दोनों का ड्यू सेम आ रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, तो क्या ये रिंग चेन आइसोमर हो जाएगा? एक रिंग है, एक ओपन चेन है, रिंग चेन आइसोमर। इसका ड्यू कितना है? 4 आ रहा है, पाई बॉन्ड प्लस रिंग। इसका ड्यू कितना आ रहा है? क्या ये आइसोमर होगा? इट इज नॉट आइसोमर। रिंग चेन में जनरली ड्यू की वैल्यू डिफरेंट होती है। देखने में तो लग रहा है, देखो कितना सुंदर एक दूसरे से रिंग और ओपन चेन दिख रहा होता है, लोग ड्यू निकालना भूल जाते हैं और यहीं पे गलती हो जाती है। ड्यू सेम होना पड़ेगा फॉर रिंग चेन आइसोमरिज्म। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है 2 ब्यूटाइन और ब्यूटा 1,3 डाइन। सबसे पहले आप 2 ब्यूटाइन बनाओ, तो क्या 2 ब्यूटाइन ये बन रहा है? ब्यूटा 1,3 डाइन मतलब ब्यूटा 1,3 डाइन यही होगा। क्या ड्यू सेम है? यहां भी 2, यहां भी 2, ड्यू सेम है, क्या ये आरसीआई होगा? दिस इज नॉट, एक रिंग होना चाहिए। केवल ड्यू सेम होने से भी आरसीआई नहीं होगा ना, ड्यू सेम हो, एक रिंग और एक ओपन चेन हो, तब जाके आरसीआई होगा। ये आरसीआई नहीं है, लेकिन ये है क्या? पोजीशन। अरे दोनों में ट्रिपल बॉन्ड होता तब तक पोजीशन होता। ये आगे पढ़ोगे, अभी अभी आगे पढ़ोगे, दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स, दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स, आगे पढ़ोगे अभी। इसमें ड्यू कितना है? 1, रिंग है। इसमें ड्यू कितना है? पाई बॉन्ड है 1, ड्यू सेम है। मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है क्या? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है क्या? नहीं। कितने कार्बन है यहां पे? कितने कार्बन है यहां पे? तो मोलिकुलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट आइसोमर। लास्ट वाले क्वेश्चन में देखना, 2 ब्यूटाइन बोला गया है और साइक्लोब्यूटीन है। 2 ब्यूटाइन है तो क्या आपके पास ये हो जाएगा 2 ब्यूटाइन। साइक्लोब्यूटीन के लिए क्या मैं ये बोलूंगा, दिस इज साइक्लोब्यूटीन। क्या ड्यू सेम है? ड्यू सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है, दैट मींस दीज आर, एक ओपन चेन और एक रिंग है, दैट मींस ये दोनों आरसीआई हो जाएगा। क्लियर है? नो डाउट। आगे बढ़े फटाफट। आरसीआई हो गया है रिंग चेन आइसोमर्स। सारे के सारे रिंग चेन आइसोमर फंक्शनल आइसोमर होते हैं, बट दीज आर, आज जब हमें आंसर लिखने की बारी आई तो सीनियर चूज कर लिया, आरसीआई लिख देते हैं। नेक्स्ट लिखोगे फंक्शनल आइसोमर्स, ऑल आरसीआईज आर फंक्शनल आइसोमर्स। यस, सेम टाइप का बॉन्ड कहां होता है? एक ओपन चेन है, एक क्लोज चेन है, इसलिए फंक्शनल बोल रहा है। एक ओपन चेन है, एक क्लोज चेन है, इसलिए इसको फंक्शनल बोल देते हैं।
ऑल आरसीआईज आर, नोट करके लिखना है, ऑल आरसीआईज लिखा हुआ है, ऑल आरसीआईज आर एफआईज। चलो नेक्स्ट, अब लिखोगे आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इंपॉर्टेंट और मजेदार। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, आपके पास एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आया था, मतलब 2001 दो तीन में, उसमें पूछा गया था इज इट ट्रू स्टेटमेंट और नॉट, इसीलिए सारे टीचर लिखवाते हैं। और क्यों है सारे आरसीआई फंक्शनल आइसोमर, एक ओपन चेन एक क्लोज चेन है। तो जितने भी नोट पॉइंट आपको कोचिंग्स में लिखाया जाता है ना, दे ऑल आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं उन सबको नोट बना बना के लिखा देते हैं, ताकि कल को हम कह पाए कि जो पढ़ाया वही आया। ठीक है, आपके साथ स्कैम होता है, नोट है सर कुछ तो इंपॉर्टेंट लिखा रहे हैं, सब पिछले सालों के एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो हम लोग नोट बना के लिखवा देते हैं। चलो नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। आपको लगता है नीट के पेपर में ये स्कैम होता है क्या? टीचर्स भी करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और कुछ लोग क्या होता है कि बस रोते रहते हैं कि सर हमारे साथ तो ये हो गया, उनका फिर कुछ नहीं होता, फिर उनको रोना ही होता है हमेशा। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, देखो आइसोमेरिज्म है, अगेन वही सारी चीजें सेम लिखनी पड़ेगी, सेम फंक्शन, सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम इंपिरिकल फॉर्मूला, सेम जनरल फॉर्मूला, सेम मोलिक्यूलर वेट, सेम वेपर डेंसिटी, सेम परसेंटेज कंपोजिशन, सेम डीयू, ये सारी चीजें सेम ही होगी, सेम डीयू, ये सारी चीजें सेम होगी। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है फंक्शनल ग्रुप का, डिफरेंस है फंक्शनल ग्रुप का, और ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से डिफरेंट प्रॉपर्टी देता है। अच्छा एक बात बताओ, जस्ट एक नॉर्मल क्वेश्चन है, सोच के ध्यान से देखना, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म फिजिकल प्रॉपर्टी अलग दिखाएगा या केमिकल प्रॉपर्टी अलग दिखाएगा? या दोनों में से कोई भी दिखा सकता है? गधों, अगर फंक्शनल ग्रुप बदल गया तो केमिकल प्रॉपर्टी बदल गया ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टी कहां से आ रहा है? आइसोमर्स दोनों में से कोई भी हो सकता है, फिजिकल भी बदल सकता है, केमिकल भी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकता है, या दोनों भी बदल सकता है। बट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में तो क्या स्पेसिफिकली बदल रहा है? केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है, एंड फंक्शनल ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यहां पे लिखोगे नॉट रिक्वायर्ड, जरूरी नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप बदले। अभी क्वेश्चन में पता चलेगा व्हाई इट इज रिटन। हमेशा नहीं होता है जरूरी कि फंक्शनल ग्रुप बदले तभी फंक्शनल आइसोमर होगा, अभी कराएंगे क्वेश्चन। जैसे जैसे जस्ट बोर्ड पे देखोगे, क्या ये आपके सामने बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है? अब देखना, क्या ये आपके सामने, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप तो पढ़ा नहीं आपने भाई। इसको बोल सकते हो आप कीटोन है, इसको बोल सकते हो अल्कोहल है, बट दोनों मिक्स करके थोड़ी ना कुछ पढ़ा है आपने। बट ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ये दोनों फंक्शनल आइसोमर है। यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, यहां पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, डीयू सेम है, सब कुछ सेम है, दीज आर फंक्शनल आइसोमर। तो हमेशा ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं, हमेशा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से ही फंक्शनल आइसोमर आएगा, ये गलत है। फंक्शनल ग्रुप को तोड़ के, अब कल मैंने एक एग्जांपल दिया था, सबसे बेस्ट परफेक्ट एग्जांपल है, तो हर एग्जांपल हर मजाक में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट छुपा है। कल बोला था ना, हाथ तोड़ के पैर की जगह, पैर तोड़ के हाथ की जगह, इसके साथ वही सुलूक किया गया है। इसका हाथ तोड़ के पैर की जगह लगाया, इसका हाइड्रोजन तोड़ के यहां लगा दिया। समझ आया? ये वही एग्जांपल है, ये वही आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। जरूरी नहीं है कि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप ही होगा तभी जाके हम फंक्शनल आइसोमर कहेंगे। फंक्शनल ग्रुप को अगर तोड़ के लिखा गया है तो भी वो क्या होगा? फंक्शनल आइसोमर। जैसे एक नीट का प्रीवियस ईयर, जैसे ये एग्जांपल है, देखो COCl, ठीक है, उसके बाद एक दूसरा दिया गया,
क्या डी यू सेम है? क्या डी यू सेम है? डी यू सेम है। फंक्शनल ग्रुप को क्या तोड़ के लिखा गया है? इसका मतलब ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा। जरूरी नहीं है कि दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप ही दिखे, उसी फंक्शनल ग्रुप को अगर तोड़ के लिखा गया है दैट मींस इट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। एक और चीज, अगर आपको इसी डेफिनेशन पे रहना है कि नहीं नहीं जो एनसीईआरटी लिखा वही एनसीईआरटी ये लिखता है, अगर इसी पे रहना है कि नहीं एनसीईआरटी ने सही लिखा है, तो भी देखो ना कि ये फंक्शनल ग्रुप अलग है और ये वाला फंक्शनल ग्रुप अलग है। फंक्शनल ग्रुप बदल तो गया, ये फंक्शनल ग्रुप अलग है और ये वाला फंक्शनल ग्रुप अलग है, फंक्शनल ग्रुप बदल तो गया। समझ में आ रहा है? वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बट अगर मैं इसको तो मैं एल्डिहाइड बोल सकता हूं ना, सी डबल बॉन्ड ओएच है तो फंक्शनल ग्रुप, इसको मैं अल्कोहल बोल तो सकता हूं। समझ रहे हैं? उसका आधा पार्ट का फंक्शनल ग्रुप देख लो, अगर इस डेफिनेशन को सही ही करना है तो। अदरवाइज डेफिनेशन ये है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, डीयू सेम, या तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो या तो उसी फंक्शनल ग्रुप को तोड़ के लिखा हुआ हो, या तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो या उसी फंक्शनल ग्रुप को तोड़ के लिख दिया गया है, दैट मींस इट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म के लिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम सब कुछ, डीयू तक सेम, साथ में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, और इसको लिख लीजिए या उसी फंक्शनल ग्रुप को तोड़ के लिखा हुआ है। यस, या उसी फंक्शनल ग्रुप को तोड़ के लिखा हो। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो? किसी के पास एनसीईआरटी है? अभी देना। उसी फंक्शनल ग्रुप को तोड़ के लिखा हो तब वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म हो जाएगा। अब लिखो, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म के बहुत सारे केसेस हैं। केस नंबर 1, 11 से 12 केसेस हैं। 11 से 12 केसेस को अभी मैं लिखवाने वाला हूं। सबसे पहले लिखो अल्कोहल एंड ईथर। लिखो केस नंबर 1 अल्कोहल एंड ईथर। आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल दिखाता हूं इसमें। ये नया वाला है पुराना वाला है? ये देखो, इसने घेरा भी है, इसका मतलब पढ़ा है इसने। इधर देखो, सब लोग इधर देखना, शायद आपको दिख जाए। ये देखो पेंटेन, सबको दिख रहा है? 5 कार्बन का पेंटेन दिख रहा है? कोई बात नहीं, यहां पे पेंटेन लिखा हुआ है 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन में, एन पेंटेन। अब इधर देखो, ये आइसोपेंटेन लिखा हुआ है, लिखा है एनसीईआरटी में, देखो 1 2 3 4 5, इसको लिखता है एन पेंटेन, सही लिखा है। अब देखो 1 2 3 4 5, इसको लिख रहा है आइसोपेंटेन, और कह रहा है these are chain isomers। ये एनसीईआरटी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, आपके सामने है, यहां पे देखो। तो दिस इज रॉन्ग, ये एन पेंटेन ही है, ठीक है? तो एनसीईआरटी पे फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होना है। नाउ दे आर चेन आइसोमर्स। तो इतने ब्लंडर्स हैं एनसीईआरटी में, मतलब बहुत छोटा ब्लंडर है, इससे बड़ा बड़ा तो इनऑर्गेनिक में है। समझ रहे हो ना? इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो कि नहीं? एनसीईआरटी पढ़ लेना, क्योंकि जब पढ़ोगे तो बहुत सारी गलती लगेगा, मास्टर गलत पढ़ा रहा है, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा एरर है। पीरियोडिक टेबल में बोरोन इज अ मेटल वाइड, सिलिकॉन इज अ मेटल वाइड, पढ़े हो? कहां लिखा है ये भी बता देता हूं। एक टेबल बनाया पीरियोडिक टेबल में, चौथे पेज पे, उस टेबल के नीचे लिखा हुआ है छोटे छोटे वर्ड्स में, वहां पे सिलिकॉन को मेटल वाइड लिखा है और बोरोन को मेटल वाइड लिखा है। दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। बोरोन नॉन मेटल होता है, सिलिकॉन नॉन मेटल होता है, और ये सिलिकॉन नॉन मेटल, बोरोन नॉन मेटल कहां सही बताया है? पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में बोरोन जहां लिखा हुआ है, सबसे पहला लाइन पढ़ोगे, वहां लिखा हुआ बोरोन इज अ टिपिकल नॉन मेटल। जब कार्बन फैमिली खोलोगे, सिलिकॉन का पहला पैराग्राफ का पहला लाइन पढ़ोगे, लिखोगे सिलिकॉन एंड
materials like this, elements like this are typical non-metal. इसलिए बहुत ज्यादा अंधभक्ति में नहीं रहना, ठीक है। कुछ दिक्कत आए तो मास्टर पे शक करने की बजाय, जैसे कुछ लोग इनऑर्गेनिक पे लेके आ गए थे, मास्टर पे शक नहीं करना है, मास्टर सही ही पढ़ा रहा है, ये मान लेना है। किताब में कुछ एरर होगा उसको सही करा लेना है, ठीक है। क्योंकि जानते हो यार सरकारी है, पता कैसे चलेगा? पता चलेगा पढ़ने के बाद और नोट्स मिलाने के बाद। आ जाओ, अल्कोहल और ईथर जो है ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कहीं भी आपको मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिखे और मोलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ साथ एक अल्कोहल दिखे, एक ईथर दिखे, एग्जांपल के तौर पे लिखता हूं, ये देखो आपके सामने बना दिया मैंने 2 कार्बन का अल्कोहल, मैंने इसी का 2 कार्बन का ही ईथर बना दिया। क्या मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? क्या फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है? तो इसको बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर। केस नंबर 2, थायो अल्कोहल एंड थायो ईथर आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर्स। थायो अल्कोहल एंड थायो ईथर अगर आपके सामने लिखा हो, थायो अल्कोहल एंड थायो ईथर भी फंक्शनल आइसोमर है। आइए, CH3 CH2SH, क्या ये थायो अल्कोहल है? अगर मैं 2 कार्बन का थायो ईथर बना देता हूं तो क्या आपके स्क्रीन पे दिख गया है? मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्टिल उसके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या बोल दूंगा? फंक्शनल आइसोमर्स। केस नंबर 3, केस नंबर 3, हाँ, थायो अल्कोहल को ही थायोल बोलते हैं। अल्कोहल जानते हो, फिनॉल जानते हो, ईथर जानते हो, ये तीनों अलग अलग चैप्टर है। कभी सोचा क्यों? नहीं सोचा होगा, मैं बता रहा हूं। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर तीनों अलग अलग चैप्टर हैं क्योंकि तीनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, क्योंकि तीनों आइसोमर है एक दूसरे। अल्कोहल अलग प्रॉपर्टी दिखाता है, फिनॉल की केमिकल रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, ईथर की केमिकल रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। क्यों केमिकल प्रॉपर्टी अलग है? क्योंकि आइसोमर्स हैं। अब दिखाता हूं मैं अल्कोहल और फिनॉल, ईथर कैसे आइसोमर्स हैं। आप सब देखना, क्या अगर बेंजीन से डायरेक्टली OH नहीं जुड़ा है तो क्या उसको अल्कोहल बोलते हैं? बेंजीन से डायरेक्टली अगर नहीं जुड़ा है तो अल्कोहल हो गया। बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ गया तो क्या फिनॉल हो गया। और अगर बेंजीन से ईथर जोड़ना है तो ऑक्सीजन जोड़ देंगे। दिस इज सिंपली। तो देखो, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर तीनों आपस में आइसोमर है, और आइसोमर है तो क्या डिफरेंट प्रॉपर्टी होगा, और डिफरेंट प्रॉपर्टी होगा तो डिफरेंट रिएक्शन देगा, और डिफरेंट रिएक्शन देता है, इसलिए 3 अलग अलग चैप्टर्स हैं, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। केस नंबर 4 सेम हो जाएगा, थायो अल्कोहल, थायो फिनॉल, थायो ईथर, मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और आपके पास फंक्शनल ग्रुप बदल जाए। मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और आपके पास अगर फंक्शनल ग्रुप बदल जाए तो आपके पास जो आएगा फंक्शनल आइसोमेरम कहलाएगा। These all are functional, तीनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स है। All 3 are together known as functional isomers. केस नंबर 5, आपने सुना है नाइट्रो के बारे में, क्या होता है? और क्या आपने सुना है नाइट्राइट के बारे में? सुनाता हूं, अभी देख लो। मान लो आपके सामने नाइट्रो लिखा है तो NO2 लगा होगा, और स्ट्रक्चर बना देता हूं। NO2 में 3 तो कोवलेंट बॉन्ड होता है, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है नाइट्रो में। नाइट्रो 4 बॉन्ड बना रहा होता है, चौथा बॉन्ड कोऑर्डिनेट होता है। और अगर यही नाइट्राइट बनाना है तो नाइट्राइट में जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। क्लियर है? मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या मैं इसको फंक्शनल आइसोमर बोल दूं? केस नंबर 5, केस नंबर 6 आपके पास आ जाएगा, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड ये सब क्या है? फंक्शनल आइसोमर। मान लो मैंने 2-3 कार्बन का साइनाइड बना दिया, इसी को मैं 3 कार्बन का आइसोसाइनाइड बना देता हूं। मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शन ग्रुप दोनों में डिफरेंट है, ये दोनों भी क्या कहलाएंगे? फंक्शनल आइसोमर्स। केस नंबर 7,
आपने सुना होगा एल्डिहाइड के बारे में CHO, आपने सुना होगा कीटोन के बारे में C डबल बॉन्ड O। एल्डिहाइड अगर मैं बना रहा हूं 3 कार्बन का तो क्या इस तरह से दिखेगा C डबल बॉन्ड OH लास्ट में? अगर मैं कीटोन बना रहा हूं तो आपके सामने देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप बदल गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप बच्चों बदल गया, तो आपके पास आ गया केस 7। केस नंबर 8 अगर आपसे बताऊं मैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप बदल गया, क्या हो जाएगा आपके पास? फंक्शनल आइसोमर्स। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, ये भी आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर भी जैसे मान लो 3 कार्बन का मैंने क्या बनाया? कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, अभी मैं एस्टर बना रहा हूं, 3 ही कार्बन है, अभी भी ध्यान से देखोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर अगर आपको दिख जाए तो वो क्या बन जाएंगे? दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो फिर उसको हम FI बोल देते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स बोल देते हैं। FI बोल दो, FGI बोल दो, बात एक ही है। केस नंबर 9, जो जनरली दिखता नहीं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 9 होता है अमाइड एंड ऑक्साइम। अमाइड और ऑक्साइम आपस में क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ध्यान दो, अमाइड आपके पास मान लो मैं बना रहा हूं CH3 CH2, 3 कार्बन का अमाइड बना दिया, CONH2। ऑक्साइम क्या होता है, किसी को आइडिया है? ध्यान से देखो, ऑक्साइम होता है C डबल बॉन्ड NOH। इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोला जाता है? ऑक्साइम। जैसे CONH2 को आप अमाइड बोलते हो, वैसे इसको क्या बोला जाता है? ऑक्साइम। देख लो, ड्यू सेम है, फंक्शनल ग्रुप से ड्यू सेम है, नंबर ऑफ एटम सेम है, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप बदलने से क्या आ गया? फंक्शनल आइसोमर। वैसे भी आप देख सकते हो, इसी को तोड़ के तो यहां लिखा गया है। काउंट करो, सारे हाइड्रोजन काउंट करो। अगर सारे हाइड्रोजन काउंट करोगे तो आपको सब कुछ सेम दिखेगा। केस 10, 10वां केस ये है, अगर आप देखोगे 1 डिग्री अमीन, फिर देखोगे 2 डिग्री अमीन, और फिर देखोगे 3 डिग्री अमीन, ये तीनों आपस में आइसोमर्स हैं। FI फंक्शनल आइसोमर है। अब ध्यान से देखना, आपके चैप्टर में तो केवल अमीन दिया हुआ है भाई, अल्कोहल फिनॉल ईथर अगर आइसोमर हैं तो ये 3 अलग अलग चैप्टर हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री भी तो 3 अलग अलग हैं, इनके 3 चैप्टर क्यों नहीं है? क्यों एक ही जगह अमीन दिया हुआ है? कभी सोचा? कोई और आइडिया? 2 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन सारे अलग होते हैं, केवल प्राइमरी अमीन आपके सिलेबस में है। 2 डिग्री अमीन 3 डिग्री अमीन का रिएक्शन सिलेबस में है ही नहीं। तभी देखो गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन में प्राइमरी अमीन बनता है, हमेशा एलिफेटिक प्राइमरी अमीन की बात कर रहे होते हैं, अमीन की जनरल रिएक्शंस में यही हो रहा होता है। ठीक है, 2 डिग्री अमीन तो जनरली आपके पास ये तुक्का अगर लगाना हो अमीन के क्वेश्चंस में तो बड़ा हेल्प करता है। सिलेबस में 2 डिग्री 3 डिग्री है ही नहीं, इसका मतलब वो आएगा नहीं, इसी के राउंड आएगा, प्राइमरी अमीन ही है। और अमीन के जितने भी रिएक्शन से आप देखना 1 डिग्री के अमीन के ही रिएक्शन दिए हुए हैं, ऑल केमिकल रिएक्शंस 1 डिग्री अमीन के हैं। होता तीनों अलग है बट आपके सिलेबस में केवल 1 डिग्री है। अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन की बात करो, 1 डिग्री अमीन कुछ इस तरह से, 3 कार्बन का मैंने 1 डिग्री अमीन बनाया। 2 डिग्री अमीन की बात करोगे CH3 आया, CH2 आया, NHCH3 आया। 3 डिग्री अमीन की बात करोगे CH3 आया, N आया, और इससे आपके पास 3 CH3 जुड़ गया है। क्या चैप्टर्स क्यों अलग नहीं है? ये है अलग अलग बट आपके सिलेबस में केवल यही है, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। अगर सिलेबस में होता तो लिखा होता अलग, चैप्टर्स अलग ही होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो जो आपका चैप्टर है वो केवल 1 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री 3 डिग्री दिया नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं है।
1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड एंड 3 डिग्री अमाइड। केस 11 ऊपर लिख रहा हूं। 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड एंड 3 डिग्री अमाइड। ये सब क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स। CH3, CH2, CH2, COONH2, ये 1 डिग्री अमाइड है। अगर नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़ जाए, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, NHCH3, 2 डिग्री अमाइड हो गया। CH3, C डबल O, NHN, इधर CH3, इधर CH3, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइड। ये भी तीनों अलग अलग हैं, तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं क्योंकि तीनों आइसोमर्स हैं। अमाइड आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ही एक पैराग्राफ में दिया हुआ है, सिलेबस में नहीं है अमाइड। कार्बोक्सिलिक, अभी आज तक कोई अमाइड का रिएक्शन नहीं पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है तो आउट ऑफ सिलेबस है। अमाइड सिलेबस में नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड तक सिलेबस में है। 2 डिग्री अमाइन भी आपके एनसीईआरटी में इसलिए नहीं दिया क्योंकि सिलेबस में नहीं है। 3 डिग्री अमाइन भी एनसीईआरटी में नहीं दिया, सिलेबस में नहीं है। प्राइमरी अमीन वो भी एलिफेटिक, वही सिलेबस में है। कोई पीवाईक्यू में नहीं है, गलत समझ रहे हो। करें आगे क्वेश्चंस। एक और केस लिखना है, कहां लिखूं? बहुत जगह है। केस 12 यहां लिख लेते हैं, लास्ट केस है। वैसे तो आपको पता है बट फिर भी लिख देता हूं। एल्काइन एंड डाइईन, एल्काइन और डाइईन ये भी आपके सामने क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स। एल्काइन बना दिया, डाइईन बना दिया, डीयू सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? फंक्शनल आइसोमर्स। तो 12 केस हैं, इससे बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम में। इससे बाहर कोई फंक्शनल आइसोमर का एग्जांपल नहीं है, ना आपको मिलेगा। चाहे आप MS चौहान लगा रहे हैं, चाहे आप वाजपेयी जी की किताब लगा रहे हैं, चाहे आप गुप्ता जी की किताब लगा रहे हैं, चाहे आप पांडे जी की किताब लगा रहे हो, हिमांशु पांडे। हमने किताब अब नहीं लिखा है, लिखेंगे तसल्ली से अच्छा करके। बहुत ऑफर है यार, पैसे के लिए नहीं लिखना चाहता। आपको पता है मार्केट में किताबें कैसे लिखी जाती है? माइक ऑफ कर देता हूं, सीक्रेट। फंक्शनल आइसोमर्स, बिजनेस, दिस इज बिजनेस। आप लोग में से कोई शायद ही करेगा MBA, वैसे अगर कोई स्ट्रीम ही चेंज कर दे तो MBA करोगे। MBA में पढ़ाया जाता है यही सब चीजें, मार्केटिंग, बिजनेस। चलो हो गया, हो गया, जल्दी फटाफट। क्वेश्चंस।
एक ज्ञान की बात बता देता हूं, एक ज्ञान की बात बता देता हूं। इसको क्या बोलते हैं सब लोग कॉमन नेमिंग में? इपॉक्सी। इसको क्या बोलते हैं कॉमन नेम में? दोनों ही इपॉक्सी कैसे हो सकता है? कॉमन नेम पूछ रहा हूं, इपॉक्सी आईयूपीएसी होता है गधों। कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीरेन बोलते हैं इसको, शायद सुना सुना सा लग रहा होगा, और इसको ऑक्सीटेन बोलते हैं। लिख लीजिए कहीं ऐसे छत पे, ये आगे जो थोड़ा सा जगह है ना, कॉपी की छत पे, ऐसे छत पे मत चले जाना। ऑक्सीरेन और ऑक्सीटेन ये दोनों कभी कभी इस्तेमाल आ जाएगा। चलो कॉमन नेम है, वैसे तो इपॉक्सी है बट कॉमन नेम है ऑक्सीरेन, और इपॉक्सी आईयूपीएसी होता है। चलो क्वेश्चन, फाइंड रिलेशन। तुमको बात करने की क्या जरूरत आ जाती है अचानक से? बेटा मास्टर सीधा ही रहने दो ना, भड़काओ मत मास्टर को। लिख लो। क्या चल रहा है? घर में बैठे हो क्या? हो गया?
फाइंड रिलेशन, एक एक करके करते हैं सारे क्वेश्चंस को। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पे, लिखना छोड़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो। सबसे पहले क्वेश्चन पे देखोगे क्या मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डीयू भी सेम है। मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डीयू भी सेम है, 1 और 1, और फंक्शनल ग्रुप भी बदल गया। तो मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, डीयू सेम, फंक्शनल ग्रुप बदल गया, यानी कि फंक्शनल आइसोमर। दूसरे क्वेश्चन में आओ, क्या मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? क्या डीयू भी सेम है? क्या फंक्शनल ग्रुप भी बदल गया? तो फंक्शनल आइसोमर आ जाएंगे। देखो इस क्वेश्चन में भी मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मैं 1 और 2 की बात कर रहा हूं पहले। 1 और 2 में क्या मोलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, 3 कार्बन 3 कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन सेम है। क्या यहां कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर है? फंक्शनल ग्रुप बदल गया। 1 और 3 में क्या रिलेशन? क्या मोलिक्यूलर फॉर्मूला पहले देख लो सेम है क्या? 3 कार्बन 2 ऑक्सीजन 3 कार्बन 2 ऑक्सीजन सेम है। डीयू भी सेम है। मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, डीयू सेम, इसका मतलब फंक्शनल आइसोमर होगा, क्योंकि इसी फंक्शनल ग्रुप को तोड़ के यहां लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं बात करता हूं 2 और 3 में क्या होगा? क्या मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? डीयू भी सेम है और फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होगा तो फंक्शनल आइसोमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो क्या डीयू सेम है? मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर डीयू सेम है, मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो क्या होगा? फंक्शनल आइसोमर होगा। अगर डीयू सेम है, मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये होगा। साथ में ये भी देखो, क्या ये आरसीआई भी है? आंसर क्या होगा? दोनों है, बट सीनियर फंक्शनल ग्रुप को ले लेंगे। आइसोमर दोनों है, बट सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे यहां पे आ जाओ, क्या मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? क्या डीयू सेम है? डीयू सेम है, मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, ये हो जाएगा नॉट आइसोमर। वो अलग कंपाउंड है, डिफरेंट कंपाउंड है, आइसोमर नहीं है। आइसोमर के लिए कंपाउंड एक होना चाहिए। जैसे ये देखो, क्या मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? नहीं है। नहीं है। क्या ये भी नॉट आइसोमर होगा? यस, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, नॉट आइसोमर। दूसरा, यहां DU 1 है या DU 0 है, तो किसी भी तरह से ना मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना DU सेम है, आइसोमर नहीं हो सकता। क्या इसमें मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 3, यहां भी 3। नाइट्रोजन कितना है? 1, यहां भी 1। 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। अब मुझे बताओ कि ये नाइट्रो है नाइट्राइट है? फंक्शनल ग्रुप बदल गया। अगर फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और DU सेम के बाद, तो फंक्शनल आइसोमर होता है। जैसे यहां आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बताओ। अच्छा उधर भी है क्या? वो भी फंक्शनल आइसोमर ही है। मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, DU सेम है, और इसी को तोड़ के वहां लिखा गया है। NO2 को तोड़ के ही तो वहां लिखा गया है। दैट मींस ये सब फंक्शनल आइसोमर है। तो 1 2 3 सारे ही 1 और 2 आपस में फंक्शनल आइसोमर है। 1 और 3 भी फंक्शनल आइसोमर है। 2 और 3 भी फंक्शनल आइसोमर है। ऑल 3 आर फंक्शनल आइसोमर विद ईच अदर। जैसे नीचे वाले क्वेश्चन में आओ, अगर मैं 1 और 2 की बात करूं, क्या मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नजर आ रहा है? जितने कार्बन, जितने नाइट्रोजन, जितने ऑक्सीजन, सेम है दोनों में। DU सेम है, DU 1 वहां भी है। मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, DU सेम। क्या फंक्शनल ग्रुप बदल गया? 1 डिग्री अमाइड 2 डिग्री अमाइड। ये 1 डिग्री अमाइड है, नाइट्रोजन 2 कार्बन जुड़ गया, 2 डिग्री अमाइड है, फंक्शनल ग्रुप बदल गया। मैं 1 और 3 की बात करता हूं, क्या मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? क्या मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? जितने कार्बन, जितने नाइट्रोजन, उतने ही ऑक्सीजन। अगर मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, DU भी सेम है। अगर मोलिक्यूलर फॉर्मूला DU सेम है, तो फंक्शनल ग्रुप बदल गया ना, 1 डिग्री अमाइड 3 डिग्री अमाइड। 1 और 4 में देखो, मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? 1 और 4 में देखो, जितने कार्बन, जितने नाइट्रोजन, उतने ही ऑक्सीजन, सेम है। देख लो, 3 कार्बन है 3 कार्बन है, 1 नाइट्रोजन है 1 नाइट्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है 1 ऑक्सीजन है। मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, DU भी सेम है, और इसी को तोड़ के लिखा गया है। देखो, इसी को तोड़ के तो वहां लिखा है।
हाँ, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को तोड़ के लिख दिया उसको, तो ये क्या हो जाएगा? फंक्शनल आइसोमर्स। 2 और 3 में क्या रिलेशन है? 2 और 3 में क्या रिलेशन है? देखो जरा, 2 और 3 में क्या मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, डीयू भी सेम है, फंक्शनल आइसोमर भी अलग अलग है, तो क्या फंक्शनल आइसोमर होगा? नेक्स्ट, 2 और 4 में क्या रिलेशन है? 2 और 4 में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, डीयू भी सेम है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप भी है, मतलब तोड़ के लिखा है फंक्शनल आइसोमर। उसके बाद देखो 3 और 4 में क्या रिलेशन है? ये भी फंक्शनल आइसोमर होगा, इसी को तोड़ के तो वहां लिखा है भाई, अमाइड को तोड़ के तो लिखा हुआ है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, डीयू सेम, फंक्शनल ग्रुप बदल गया। उधर आओ उन क्वेश्चंस पे। 2 और 4 में, 2 में देखो और 4 में देखो, क्या मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, डीयू भी सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, डीयू सेम है, डीयू सेम है, एक डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, डीयू भी सेम है, आपके पास क्या आ जाएगा? फंक्शनल आइसोमर। क्यों? इसी अमाइड को तोड़ के तो लिखा गया ये। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो जरा, पहले वाले 1 और 2 में बताओ, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है और डीयू भी सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, डीयू सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। अबे सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है। अरे अगर ऐसा होता तो सेम नहीं होता। 1 और 2 की बात कर रहे हैं, 1 और 2 फंक्शनल आइसोमर नहीं है, 1 और 2 चेन आइसोमर है। सुनो, 1 और 2 पे फोकस करो, क्या दोनों में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है? नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम है ना? क्या दोनों में डीयू सेम है? 1 और 1 डीयू सेम है। क्या यहां पे कोई भी बेंजीन नहीं है ना, तो कोई भी फिनॉल तो आ ही नहीं सकता। ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल भाई, sp3 कार्बन जुड़ा हुआ अल्कोहल, sp3 कार्बन जुड़ा हुआ अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। फंक्शनल आइसोमर के लिए तो फंक्शनल ग्रुप बदलना पड़ेगा ना, फंक्शनल आइसोमर भी नहीं है ये, तो क्या है? देखो जरा, ये चेन आइसोमर है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 पेरेंट चेन तो यहां भी सेम है, 1 2 3 4 5 6 पेरेंट चेन तो यहां भी सेम है। ब्रांच चेन आइसोमर नहीं होगा, ब्रांच वहां भी एक कार्बन का है, वहां भी एक कार्बन का है ब्रांच। अब क्या होगा? यहां पे क्या होगा? क्या होगा? ब्रांच का पोजीशन जो है, यहां पे 1 पे आ रहा है ब्रांच, और यहां पे 2, 1 और 2 दोनों पे आ रहा है, ये हो जाएगा पीआई, पोजीशन आइसोमर। सब कुछ सेम है यहां पे, देख लो तो, केवल ब्रांच एक जगह दूसरी जगह हुआ है। तो अगर ब्रांच की पोजीशन बदल रही है तो ऑब्वियसली पोजीशन आइसोमर होगा। प्रायोरिटी चेन है ही नहीं ना, वो चेन है ही नहीं ना। पेरेंट चेन देखो सेम है, 6 कार्बन 6 कार्बन, और साइड चेन में भी एक कार्बन है, यहां भी साइड चेन में एक कार्बन है। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे बीच बीच में घुमाने के लिए आपको, आप फ्लो में रहोगे, भावना के साथ बह जाओगे। फ्लो में रहते रहते लगता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म के लिए फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, सेम है वो। और अल्कोहल और फिनॉल में थोड़ा डिफरेंस सीख जाओ। फिनॉल का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर OH है, वो डिफरेंट नहीं है। वो जो बना है ना थर्ड वाला, दैट इज डिफरेंट। थर्ड वाले आप देखो, 1 और 3 में रिलेशन समझो। 1 और 3 आइसोमर नहीं है क्या? क्योंकि डीयू पूरा ही चेंज हो गया। यहां एक डीयू है, यहां पे 4 डीयू है, डीयू ही बदल गया, नॉट आइसोमर। अच्छा एक बात तो, 2 और 3 में क्या वो भी नॉट आइसोमर होगा? कंपाउंड ही बदल गया, डीयू बदल गया पूरा पूरा। आइसोमर होने के लिए डीयू तो सेम होना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां आ जाओ। यहां पे जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, देखो जरा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है क्या? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, डीयू भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी बदला हुआ है, तो क्या फंक्शनल आइसोमर लिख दूं? कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर फंक्शनल आइसोमर ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्या नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम है? मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, डीयू भी सेम है क्या? 1 और 1 डीयू सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम, डीयू भी सेम, फंक्शनल ग्रुप बदल दिया, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, तो क्या फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा? क्या ये साइनाइड आइसोसाइनाइड है? तो क्या हो जाएगा? फंक्शनल आइसोमर। अच्छा, किसी को ऐसा नहीं लग रहा कि सर ये तो देखो इसका पेरेंट चेन ही बदल गया? अगर चेन दिख भी रहा हो, मान लो, तो चेन से सीनियर होता है फंक्शनल, मान लो इसमें नहीं है वैसे, चेन अगर दिख भी रहा हो तो चेन से तो सीनियर होता है ना फंक्शनल, तो फंक्शनल आइसोमर लिखेंगे। जनरली ऐसे देखते हैं लोग, देखो बताता हूं, ये यहां पे लगा दो COOH और यहां पे लगा दो एक सेकंड रुको, क्या मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है? क्या मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है? डीयू भी सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, डीयू सेम, फंक्शनल ग्रुप बदल गया। डीयू सेम नहीं दिख रहा होगा, पता है मुझे, कैसे गधे हो तुम, क्या DU1 नहीं दिख रहा है? क्या DU1 नहीं आ रहा है? अरे अच्छा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं है, हे भगवान, 1 2 3, यहां पे लगा दो COOH, 4 कार्बन हो गया, 1 2 3, पहले 4 कार्बन बना ही दो आप, ठीक है, यहां पे लगा दो C डबल बॉन्ड हो, यहां पे लगा दो OH। अब ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, DU भी सेम है, पेरेंट चेन बदल जाएगा, लेकिन सही है गलत है? सही है गलत है? ये सही है, गधों, पहले इसको प्रायोरिटी मिलेगी, कीटोन है, सीनियर है वो। चलो, इधर से मिलेगी, 2 नंबर पे आ रहा है। तो क्या पेरेंट चेन बदल गया? पेरेंट चेन बदल गया तो CI होगा? क्या ये FI भी है? आंसर क्या होगा? तो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप दिखेंगे, सीनियर फंक्शनल ग्रुप विल बी द आंसर। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, राइट डाउन ऑल द, या फिर सेलेक्ट ऑल द आइसोमेरिज्म शोन, तो पूछता है वो चेन भी है क्या, फंक्शनल भी है क्या? डायरेक्ट आंसर कभी नहीं, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म आर शोन, तो आंसर आ जाएगा 2, फंक्शनल भी, चेन भी। कह रहा है व्हाट इज द आइसोमेरिज्म, आंसर इज फंक्शनल। आंसर हमेशा सीनियर लिखते हैं, बट कहेगा बताओ कितने टोटल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म लिख दिखा रहा है, तो आंसर 2 है, फंक्शनल भी है, चेन भी है। सारे फंक्शनल को पोजीशन नहीं, जरूरी नहीं है, ऑल RCI आर फंक्शनल, बस ऑल में वही होता है। अच्छा, इसके बाद फंक्शनल आइसोमर के बाद हेडिंग डालेंगे मेटामर। एक और है, क्या इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, यहां पे कितने कार्बन है? 6। क्या ऑक्सीजन एक है? ऑक्सीजन एक है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, क्या DU सेम है, और फंक्शनल ग्रुप सेम है? फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, तो क्या इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमर तो नहीं होगा ना, फंक्शनल ग्रुप सेम है। अब देखो, क्या इसका पेरेंट चेन 3 कार्बन का है? क्या इसका पेरेंट चेन 6 कार्बन का है? तो पेरेंट चेन बदल गया ना, तो चेन आइसोमर हो जाएगा, सिंपल। हाँ बताओ, सबसे ऊपर वाला, हाँ 1 और 2, हाँ हाँ, समझा नहीं? मतलब मान लो ये OH डायरेक्टली यहां से नहीं कनेक्टेड है,
तो अल्कोहल है, और अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो भी अल्कोहल है। बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता तो बदल जाता ना। अच्छा, आप कह रहे हो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करें? क्लास के बाद। चलो नेक्स्ट, हेडिंग डालो मेटामर, हेडिंग डालो मेटामर। आ जाओ। अब जो मेटामर होता है, मेटामर का जो एम है ये डिनोट करता है मिडिल। मेटामर का जो एम है ये डिनोट करता है मिडिल, यानी कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो मिडिल ऑफ द पेरेंट चेन में आ रहे हो। मेटामर का मतलब है मिडिल, और ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो मिडिल ऑफ द चेन में आ रहे हैं। अच्छा, मिडिल ऑफ द चेन में कौन आता है? जैसे कि ईथर, जैसे आपके पास ध्यान रखो कीटोन बताया था, जैसे आपको एनहाइड्राइड बताया गया था, ये भी चेन के बीचों बीच आता है। जैसे आप देखोगे एस्टर भी चेन के बीचों बीच आता है। अगर आप देखो तो आपके पास 2 डिग्री अमाइड भी तो चेन के बीचों बीच आ रहा है। आप देखो 3 डिग्री अमाइड भी तो चेन के बीचों बीच ही आ रहा है, इधर भी कार्बन, सारे तरफ कार्बन है। अगर आप देखो 2 डिग्री अमाइन भी तो चेन के बीचों बीच आ रहा है। अगर आप देखो 3 डिग्री अमाइन भी चेन के बीचों बीच आ रहा है। अगर आप देखो थायो ईथर भी तो चेन के बीचों बीच आ रहा है। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो मिडिल ऑफ द पेरेंट चेन में आए वो मेटामर दिखाते हैं। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो मिडिल ऑफ द पेरेंट चेन में आए उनको बोला जाता है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। इनको बोला जाता है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, जब जब पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ जाए क्वेश्चन में, जब जब पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नजर आ जाए, सीधा आंख बंद करके मेटामर बोलना। इसके अलावा पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में आते नहीं। अगर 2 कंपाउंड लिखा हुआ दोनों में पॉलीवैलेंट है, यानी कि मेटामर ही होगा, यानी कि मिडिल ऑफ द चेन में ही आएगा, मेटामर ही होने वाला है। अब आ जाओ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में ध्यान से देखना। मेटामर के लिए बोर्ड पे फोकस करो। ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, मतलब इधर भी कार्बन आएगा, इधर भी कार्बन आएगा, ये फिक्स है। अब दूसरा एक कंपाउंड बनाते, चेक करते दोनों आइसोमर है या नहीं। इसके भी लेफ्ट में कार्बन, इसके भी राइट में कार्बन। मेटामर जब देखना है तो इसका लेफ्ट इसके लेफ्ट से कंपेयर होगा। कभी भी ये और ये कंपेयर मत कर देना। इसका लेफ्ट इसके लेफ्ट से कंपेयर होगा, इसका राइट इसके राइट से कंपेयर होगा। या तो कभी कभी मिलेगा आपको, या तो लेफ्ट में कार्बन अलग है, कभी कभी मिलेगा राइट में कार्बन अलग है, कभी कभी मिलेगा दोनों साइड कार्बन अलग है। ध्यान दीजिएगा, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब दोनों साइड कार्बन है। हो सकता है किसी किसी कंपाउंड में केवल लेफ्ट साइड वाला कार्बन अलग अलग हो सकता है किसी किसी कंपाउंड में राइट वाला कार्बन अलग अलग हो सकता है किसी किसी कंपाउंड में दोनों ही साइड के कार्बन अलग हो। इन सब केसेस को बोलते हैं मेटामर शो कर रहा है। लेफ्ट भी अलग, राइट भी अलग, दोनों अलग, सारे मेटामर हैं। ठीक है। अगर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में लेफ्ट साइड, राइट साइड या दोनों के कार्बन अलग हैं तो उन सबको क्या बोलते हैं? मेटामर। अभी देखो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन इसका ये है, सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम इंपिरिकल फॉर्मूला, सेम जनरल फॉर्मूला, मोलिक्यूलर वेट, वेपर डेंसिटी, du, परसेंट कंपोजिशन एंड सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप सेम होना पड़ेगा दोनों कंपाउंड में। ऐसा नहीं हो सकता एक में ईथर है दूसरे में अमाइड पड़ा हुआ है, या एक में ईथर है दूसरे में दूसरा पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। दोनों का पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप सेम होना पड़ेगा। ठीक है, du तो आ ही गया। नेक्स्ट, उसके बाद डिफरेंट क्या है? डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन, या तो लेफ्ट में डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन आइदर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ PFG, आइदर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप और ऑन राइट हैंड साइड ऑफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। या तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप अलग हो, या तो राइट हैंड साइड ऑफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप अलग हो, और ऑन बोथ साइड
अगर या तो लेफ्ट में नंबर ऑफ कार्बन अलग है, या राइट में नंबर ऑफ कार्बन अलग है, या दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन अलग है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटामर। दोनों साइड अगर सेम हो जाए तो आइडेंटिकल कंपाउंड हो गया। सोच के देखो, ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, दूसरा है इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन, सेम ही हो गया ना। डिफरेंट होगा तो ही आइसोमर होगा। अभी लिखेंगे यहां पे नोट। अब लिखेंगे नोट जिस पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था। नोट 1, नोट 2, तो 2 स्कैम होगा आपके साथ। नोट 1 ये कहता है, देखो इतने में एनसीईआरटी खत्म हो जाता है, बट इसके बाद एनटीए चालू होता है, क्योंकि एनटीए ने तो मेटामर देख लिया, मेटामर से कुछ भी पूछ लेगा, राइट। अब आइए, अगर दोनों साइड के नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो रहे हैं तो फिर इट इज सिंपली कॉल्ड एज मेटामर। लेकिन अगर लेफ्ट या राइट में चेंज हो रहा है, या फिर केवल एक साइड चेंज हो रहा है, तो वो मेटामर के साथ साथ हो सकता है पोजीशन आइसोमर भी होगा, हो सकता है चेन भी होगा। अभी क्वेश्चन में पता चलेगा कैसे चेन और पोजीशन दिखता है। ध्यान से नोट 1 पहले समझो। अगर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन बदल रहा है, तो आंसर आंख बंद करके मेटामर होगा। बट किसी एक साइड अगर नंबर ऑफ कार्बन बदल रहा है, इसका मतलब मेटामर तो होगा ही, साथ में पोजीशन भी हो सकता है, चेन भी हो सकता है। पोजीशन होगा या चेन होगा वो क्वेश्चन पता लगेगा। इफ number of carbon is changing on both sides, if number of carbon is changing on both side, अगर दोनों ही साइड पे नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो रहा है, बोथ साइड ऑफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली इसका आंसर आ जाएगा मेटामर। अगर दो साइड चेंज हो रहा है, आंख बंद करना है, मेटामर भरना है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, मेटामर होगा। If number of carbon is changing on only one side, अगर नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो रहा है ओनली वन साइड ऑफ पीएफबीजी, तो फिर आपके सामने हो जाएगा चेन और पोजीशन भी होगा वो। चेंजिंग ऑन ओनली वन साइड, केवल एक साइड में चेंज हो रहा है, तो आंसर जो होगा मेटामर भी हो सकता है, मेटामर तो होगा ही, along with CI एंड PI। मेटामर के साथ साथ CI भी हो सकता है, PI भी हो सकता है। दोनों साइड चेंज होता हुआ आंख बंद करके आप आंसर कर देना मेटामर। एक साइड अगर चेंज हो रहा है तो मेटामर तो है ही, चेन और पोजीशन भी होगा, और ये उन क्वेश्चन में लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, मेटामर भी है चेन भी है, आंसर क्या होगा? जो सीनियर है मेटामर, मेटामर भी है पोजीशन भी है, आंसर क्या होगा? मेटामर जो सीनियर है। क्वेश्चन इस तरह से आता है, हाउ मेनी काइंड ऑफ आइसोमरिज्म इज शोन बाय दिस कंपाउंड, उसके लिए जरूरी होता है कि मेटामर भी दिखा रहा है, चेन भी दिखा रहा है, तो आंसर 2 आएगा। आगे क्वेश्चंस में देखते हैं, लिख लिया यहां तक, फटाफट लिखिए। गर्मी नहीं लग रही तुम्हें? गर्मी लग रही है? नहीं लग रही है? बहुत गर्मी लग रही है ना? मौसम तो जबकि बाहर का बहुत अच्छा है, मौसम ऐसा है जो एकदम लॉन्ग ड्राइव पे निकल सकते हैं। तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगा गधों? चलिए, कैसे कैसे लोग हो तुम लोग। और बिहार में कहां जाओगे? वो बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा स्कैम। मरीन ड्राइव पे ठेले लगते हैं, राजगीर में कुछ नहीं है, राजगीर में कुछ नहीं है। अभी मैं गया था, एक जगह है, आप शायद जानते हो, एक जगह है धनौल्टी। धनौल्टी जानते हो? नहीं जानते हो? सेकंड टाइम में गया था, इसका नाम है वो उत्तराखंड के साइड से, मसूरी वाले साइड से जब आप पहाड़ पे चढ़ते हो, पहाड़ चढ़ने के 4-5 साइड है,
जब आप मसूरी वाले साइड से पहाड़ चढ़ते हो तो सबसे एंड ऑफ द पहाड़ आता है वो, चलते जाओ सबसे एंड ऑफ द पहाड़, उसके ऊपर कुछ नहीं है, उसके साइड में उधर कुछ नहीं है, ठीक है। उस वहां पे वो जगह है, एक गांव है जहां पे टोटल गांव का पॉपुलेशन है 30-40 लोग रहते हैं पूरे गांव में, 30-40 लोग ही है वहां पे टोटल, मतलब 30-40 फैमिलीज हैं, तो जिसमें 150 लोग होंगे। वहां का मैंने पूछा तो वहां का जो प्रधान का चुनाव होता है तो उसमें जिसको 20 वोट मिल जाता है वो जीत जाता है, ठीक है। तो वहां पे बड़ा अच्छा है, वो नेचर है, पूरा पीस है, कोई शहर के टेंट्रम से फिर फ्री है, फ्रेश एयर है। दूसरा वहां घर नहीं है, मतलब आपको आप जाओगे होटल है ये सब नहीं है, वहां टेंट हाउस है, टेंट में रहते हैं लोग वहां पे। तो टेंट हाउस होता है, और क्या होता है कि इतने हाइट पे है ना कि जब आप टेंट हाउस से बाहर निकलोगे, चाय वाय पीने के लिए बाहर निकलोगे, तो सब बादल निकल रहा होगा सामने से, सब व्हाइट 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 होता है पूरा चारों तरफ, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, अच्छा लगता है। और दूसरा वहां पे एक ही दुकान है पूरे उस गांव में जहां पे मैगी मिल सकती है, या तो सैंडविच मिल सकता है, या ब्रेड ऑमलेट, या चाय, ये चार उनका स्नैक्स है, मतलब चार ही में से डिनर करना और लंच करना, यही बता देना आप उनको, वही बना देंगे। बहुत प्यारी जगह है। रात में जब आप 1-2 बजे बोनफायर के साथ वहां बैठे होते हैं, क्या तो फीलिंग है, दैट इज अमेजिंग। मस्ती मेरा मजाक मेरा, मजा आप रहे हो, हद हो गया मतलब। तो ये तब संभव है जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुंचो एज ए डॉक्टर, तब संभव है। चलो, ये आ गया आपके पास मेटामर क्वेश्चन। फाइंड रिलेशन, फाइंड रिलेशन, फाइंड रिलेशन। सबसे पहला, मान लो आपके पास ये है 1, 2, बेटा बात मत करो, लिख लो। बना लो बना लो।
करो इन क्वेश्चंस को फटाफट से, फिर आगे बहुत अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है टॉटोमर। वो हम डिसाइड करेंगे, पढ़ लो चुपचाप से। क्वेश्चन नंबर 1, क्या क्वेश्चन नंबर 1 में पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम डीयू। क्या लेफ्ट और राइट साइड दोनों अलग अलग है? देखते हैं लेफ्ट में कितने कार्बन है, राइट में कितने लेफ्ट में कितने, एक है। यहां राइट में कितने हैं, यहां राइट में कितने हैं, तो दोनों साइड अलग अलग है। तो आंख बंद करके इसका आंसर हो जाएगा मेटामर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है? क्या मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है? क्या डीयू सेम है? क्या लेफ्ट में दोनों साइड सेम है, अलग अलग है? राइट में दोनों साइड सेम है, अलग अलग है? तो मेटामर होगा या नहीं होगा? क्या तुम लोगों को बताया जाए भाई? थोड़ा बुद्धि इस्तेमाल कर लो, थोड़ा तो बुद्धि इस्तेमाल कर लिया करो भाई। इसको बस ऐसे पलट के ही तो लिखा है, ये सेम ही तो कंपाउंड है। नेक्स्ट, क्या सेम लेफ्ट साइड में कितने कार्बन है? यहां लेफ्ट साइड में कितने कार्बन है? लेफ्ट तो सेम है, राइट चेक करते हैं। राइट में कितने कार्बन है? यहां राइट में कितने कार्बन है? राइट में कितने कार्बन है? तो राइट में अलग अलग है, केवल एक साइड अलग अलग है। तो मेटामर तो होगा ही, साथ में चेन या पोजीशन में से कोई हो सकता है। चेक करते हैं, पेरेंट कार्बन चेन निकाल लो, पेरेंट कार्बन चेन निकालो, पता लगेगा। पेरेंट चेन तो सेम है बट पोजीशन ऑफ द ब्रांच डिफरेंट है। 1 पे इथॉक्सी है, 2 पे इथॉक्सी है, तो मेटामर के साथ साथ पीआई भी आएगा। आंसर क्या होगा? मेटामर। आंसर हमेशा सीनियर होता है, बट ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। अगर यहां देखोगे तो कितने कार्बन है? 3। यहां देखोगे कितने कार्बन है? पॉलीवैलेंट से लगा हुआ कार्बन देखना है। क्या ये वाला कार्बन पॉलीवैलेंट से लगा हुआ है? पॉलीवैलेंट से लगे हुए कार्बन अलग अलग हैं, दोनों में हो सकता है या किसी एक में हो सकता है। आ जाओ इधर देखो, क्या ये आपको पॉलीवैलेंट एनहाइड्राइड दिख गया? यहां भी एनहाइड्राइड दिख गया, सेम पॉलीवैलेंट दिख गया, सेम डीयू दिख गया। एक काम करो, इस क्वेश्चन को चेंज कर लो। चेंज कर लो। होमोमर है क्या? क्या ऐसे पलट के लिखा हुआ है? तो दिस कंपाउंड इज होमोमर। और अगर पहला वाला कंपाउंड होता तो आइसोमर ही नहीं था, डीयू बदल जाता। चलो नेक्स्ट, यहां पे देखो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप तो आपको सेम दिख गया होगा। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप सेम दिख गया, कितने को लग रहा है होमोमर है? होमोमर है, बहुत बढ़िया, गुड। इसका आंसर होगा मेटामर। इधर आइए, क्या पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? पॉलीवैलेंट के कार्बोनिल से कौन जुड़ा है? बेंजीन। पॉलीवैलेंट के कार्बोनिल से कौन जुड़ा है? पॉलीवैलेंट के ऑक्सीजन से कौन जुड़ा है? साइक्लोहेक्सेन। पॉलीवैलेंट के साइक्लोहेक्सेन से कौन जुड़ा है? तो होमोमर होगा। अब आ जाओ, जो मुझे क्वेश्चन देना था उस पे आ जाओ, जो मुझे क्वेश्चन देना था उस पे आ जाओ। इधर लगा दो बेंजीन। चलो, क्या सेम पॉलीवैलेंट दिख रहा है? पॉलीवैलेंट के कार्बोनिल से कौन लगा हुआ है? बेंजीन। पॉलीवैलेंट के कार्बोनिल से साइक्लोहेक्सेन लगा हुआ है, डिफरेंट। पॉलीवैलेंट के ऑक्सीजन से क्या लगा हुआ है? साइक्लोहेक्सेन।
पॉलीवेलेंट का ऑक्सीजन से क्या लगा हुआ है, बेंजीन। तो अगर अलग अलग है तो इसको बोल देंगे मेटामर। तो ये क्वेश्चन था बेसिकली, बट मिस प्रिंट हो गया। चलो, ये वाला मेटामर है या नहीं, पहले सोच लो, 10 सेकंड बाद आंसर देना है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, मेटामर है या नहीं, बस इतना। कितने लोगों ने मेटामर नहीं है, कितने लोगों ने मेटामर नहीं है, मेटामर नहीं है, ओके। कितने लोगों ने मेटामर है, भाई साहब। क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या ये एस्टर है, फंक्शनल आइसोमर होता है। मेटामर तो तब होगा जब दोनों में सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो। ये एस्टर नहीं है, अगर O से H जुड़ गया तो वो एसिड हो जाता है। बेटा आप भावना में नहीं बहे हो, भावना के साथ बह गए हो। बेटा ये एस्टर है, दोनों ऑक्सीजन के साथ भी कार्बन है, कार्बन के साथ भी कार्बन है। ये एस्टर नहीं है, ऑक्सीजन के साथ H जुड़ गया, वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। इसीलिए जानबूझ के उसके नीचे लिखा गया था, शिकारी आएगा, दाना भी डालेगा और तुम फंसोगे भी। नेक्स्ट, क्या ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, क्या ये भी एस्टर है। एस्टर फंक्शनल ग्रुप दोनों ही है। एस्टर फंक्शनल ग्रुप गधेड़ो, इधर R होता है, इधर H या R हो सकता है। ऐसा पिछले जन्म में पढ़ाया था जब बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक पढ़ा रहा था तब, गधों। एस्टर के कार्बोनिल से क्या जुड़ा है, मिथाइल। एस्टर के कार्बोनिल से क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन। अगर एस्टर टाइम, हाँ, एस्टर के कार्बोनिल से क्या जुड़ा है, मिथाइल। एस्टर के कार्बोनिल से क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन। डिफरेंट है क्या, अगर डिफरेंट है तो राइट देख करते हैं। राइट में ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है, एक कार्बन। ऑक्सीजन से क्या जुड़ा, दो कार्बन। दोनों साइड सेम है, डिफरेंट है, मेटामर। दोनों साइड डिफरेंट है, मेटामर। इस क्वेश्चन में आओ, अगर आप यहां पे देख रहे हो, क्या ये एस्टर है, क्या ये एस्टर है, क्या वो वाला एस्टर है। जब भी बेटा ऐसे फंसाने के लिए लिखा रहे, आपको एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर सिखाया हुआ है, लिख लिया करिए। Me का मतलब क्या होता है, मिथाइल होता है क्या, ऑक्सीजन लिखा है, COO लिखा है। Me का मतलब मिथाइल लिखा है। इथाइल का मतलब दो कार्बन लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है, C डबल बॉन्ड O लिखा है, H लिखा है। एस्टर है या नहीं, अब लिखा है कि नहीं, ये देख के बताओ, एस्टर है या नहीं। ऑक्सीजन से अगर R जुड़ा है, एस्टर है। ऑक्सीजन से अगर R जुड़ा है, एस्टर है। ऑक्सीजन से क्या एक कार्बन जुड़ा है, दो कार्बन जुड़ा है, दोनों अलग अलग है। कार्बोनिल से एक कार्बन जुड़ा है, कार्बोनिल से एक भी कार्बन नहीं जुड़ा, दोनों अलग अलग है। दोनों साइड अगर अलग है तो मेटामर बोलते हैं। बेटा यही, इसी के तो कपड़े बदल दिए इसने, सेम ही तो है। समझ नहीं पाए तो, अगर कंपाउंड कपड़े बदल के आ जाए, पहचानना है, सेम ही है बेटा। वो Me और Et को बस ऐसे इग्नोर नहीं करना है। वो वाला देखिए, ये वाले क्वेश्चन में क्या कीटोन बाई पॉलीवैलेंट है। कीटोन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने कार्बन है, एक। यहां पे कितने कार्बन है, दो। यहां कितने कार्बन है, यहां कितने कार्बन है। क्या दोनों अलग अलग है, आंख बंद करके मेटामर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पॉलीवैलेंट दिख रहा है, लेफ्ट में सेम है, राइट में तीन है, राइट में दो है, राइट में अलग अलग है। तो क्या मेटामर तो होगा ही, साथ में एक और आएगा। साथ में पोजीशन आ रहा है, साथ में पोजीशन आ रहा है। एक बार हाथ खड़े करिए, पोजीशन कितने लोग आ रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग पोजीशन। अच्छा सही आंसर है, कभी कभी सही भी हो सकता है। कितने लोग कह रहे पोजीशन आइसोमर है। अरे बोल दो भाई, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, तुम्हें लगता है बेइज्जती करने के लिए पूछ रहा हूं। हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग पोजीशन आइसोमर। पोजीशन -1। देख लीजिए कैसे चेन आइसोमर होगा। क्या अगर आप कीटोन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हो, यहां भी कीटोन में आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लोगे।
वहां 5 कार्बन है या 4 कार्बन है? चेन आइसोमर होगा ना। आंख बंद करके जवाब नहीं देना होता है, आंख खुला रखिए। शिकारी आएगा, फंसना नहीं है।